नमस्कार। द पब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो मैं चर्चा कर रहा हूं, सब जगह आप सुन रहे हैं और ये सुन रहे हैं कि ये व्यक्ति इस पार्टी से उस पार्टी में चला गया, वो आदमी इस पार्टी से उस पार्टी में चला गया और सब जगह इसका विश्लेषण हो रहा है। लेकिन बड़ा गूढ़ एक चीज जिसका मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था, जिसका मैं प्रतीक्षा कर रहा था, जिसकी मैं इंतजार कर रहा था, उस संकेतक की, उस इंडिकेटर की, जिससे पता चले कि मैक्रो लेवल पे ऐसा कौन सा परिवर्तन होने वाला है जिसकी मेरी सारी निगाहें जिस पर थीं। वो संकेतक ये था कि ओवैसी साहब क्या करेंगे और बहन मायावती जी क्या करेंगी। क्योंकि हमने देखा था कि पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के और बिहार में ओवैसी साहब ने बहुत सारी सीटें लड़ी थी और उन सीटें लड़ने की वजह से समाजवादी पार्टी बहुत सारी सीट उत्तर प्रदेश में हार गया था और आरजेडी बहुत सारी सीटें सीमांचल की बिहार में हार गया था, जिसकी वजह से थोड़ी सी सीटें कम रह गई थी, 5-6 सीटें कम रह गई थी वहां के महागठबंधन के पास। वरना उनका अपने आप सरकार बन जाती और उनको जनता दल यूनाइटेड की आवश्यकता न पड़ती। समाजवादी पार्टी की भी वही स्थिति हुई। आपने जमीनी स्तर पे देखा कि समाजवादी पार्टी की बहुत ज्यादा सहानुभूति थी, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती थी। लेकिन जब इलेक्शन के बाद रिजल्ट्स आए तो देखा कि समाजवादी पार्टी तो जीत ही नहीं। लेकिन जब आपने उसमें माइक्रो लेवल पे उसकी एनालिसिस की तो देखा कि कम से कम 60-70 सीटें ऐसी थीं जहां पे ओवैसी साहब ने मुसलमान कैंडिडेट खड़े करके और बहन जी ने भी मुसलमान और यादव कैंडिडेट खड़े कर ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि 15-15, 20-20 हजार वोट कट गए और समाजवादी पार्टी बहुत छोटी मार्जिन से इलेक्शन हार गई। तो इसमें निष्कर्ष ये निकाला जा सकता था कि जो पिछला विधानसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश बिहार का, उसमें बहन जी ने और ओवैसी साहब ने इंडिया अलायंस का समर्थन करने की कोशिश नहीं की थी। तो ये माना जा रहा था, सब लोग निर्णय भी ले रहे थे और डिस्कशन भी कर रहे थे, हम लोग भी डिस्कशन कर रहे थे कि ओवैसी साहब आखिर करना क्या चाहते हैं और बहन जी आखिर करना क्या चाहती हैं। क्योंकि बहन जी अगर बीजेपी के साथ जाती हैं तो भी उसकी वजह से एक बहुत बड़ा वोट बैंक ऐसा होता है जो कि इंडिया अलायंस में आ जाता है, और बहन जी अगर इंडिया अलायंस में आ जाती हैं तो भी एक बहुत बड़ा वोट है जो बीजेपी की तरफ और ठोस रूप से चला जाता है। तो बहन जी की राजनीति के लिए बहुत आवश्यक था कि वो इंडिया अलायंस में भी ना जाएं और वो एनडीए अलायंस में भी ना जाएं। अब वो जो खेल समझ में आ रहा है कि बहन जी ने कितनी बुद्धिमत्ता पूर्णक, बहुत अकलमंदी का निर्णय लिया है, जिसका मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी राजनीति क्या है। लेकिन हाँ, इतना जरूर मानता था कि बहन जी एक बहुत परिपक्व और बहुत बुद्धिमान नेता है और जो भी करेंगी उसमें इस चीज का ध्यान जरूर रखेंगी कि उनकी पार्टी का भविष्य सुरक्षित रहे और 2024 के बाद उनके लिए कोई ऐसी स्थिति न बन जाए जो कि विधानसभा चुनाव में उनके लिए बन गई। विधानसभा चुनाव में जो उन्होंने चुनाव लड़ा, ओवैसी साहब ने लड़ा, एक सीट बीएसपी को मिली और ओवैसी साहब को कोई सीट नहीं मिली। ओवैसी साहब ने यह भी महसूस किया कि तेलंगाना के अंदर उन्होंने बीआरएस से गठजोड़ किया लेकिन जीती कांग्रेस, और उनका वोट बैंक उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़कर बाकी जगह पर कांग्रेस के साथ चला गया। कंसोलिडेशन क्योंकि बहुत ज्यादा कांग्रेस की तरफ अल्पसंख्यकों का हो गया था। लेकिन आज स्थिति और ज्यादा चेंज हो गई है। आज के तारीख में अगर उत्तर प्रदेश, बिहार या पूरे हिंदुस्तान में देखिए तो अल्पसंख्यकों का वोट इन इंडिया अलायंस में तो है ही, लेकिन इंडिया अलायंस में कांग्रेस और बाकी क्षेत्रीय दलों के गठबंधन होने की वजह से और उनका कांग्रेस के प्रति झुकाव होने की वजह से वो इंडिया अलायंस की तरफ पूरी तरह से आ गया। माने अब वो 5-7-10% की भी स्थिति नहीं है कि वो इधर उधर जाए, वो इधर आ गया। अच्छा, अब इसके बाद आप ये देखिए कि बहन जी ने जो तीसरी लिस्ट कल जाहिर की है, डिक्लेयर की है, जिसपे 11 सीटें उन्होंने डिक्लेयर की है, जरा ध्यान से उस पर ध्यान दीजिएगा और इससे क्या इंडिकेशन मिलता है, बहन जी आखिर करना क्या चाह रही हैं। बहन जी ने लखनऊ से सरवर मलिक को टिकट दिया है। चलिए, लखनऊ आप जानते हैं राजनाथ सिंह की सीट है, टफ सीट है, बीजेपी के लिए बहुत आसान सीट है।
मनोज प्रधान को मोहनलालगंज से टिकट दिया है, नंद किशोर पुंडीर को गाजियाबाद से टिकट दिया है, सुरेश सिंह को मथुरा से टिकट दिया है, अंशय कालरा को खीरी से टिकट दिया है, अशोक पांडे को उन्नाव से टिकट दिया है, इमरान साहब को कन्नौज से टिकट दिया है, जो कि बिल्कुल सीधी सी बात है कि वहां पे जो टक्कर होती है वो बीजेपी और सपा की होती है कन्नौज में। शुभ नारायण जी को कौशाम्बी से दिया है, इंदु चौधरी को लालगंज से दिया है और मनीष त्रिपाठी को मिर्जापुर से दिया। ध्यान से देखिएगा, गणित को ध्यान से देखिएगा, समीकरणों को ध्यान से देखिएगा। ये सबको पता है, सर्वविदित है, इसको बार बार कहने की जरूरत नहीं है। 17-18% वोट यूपी में और बिहार में ऐसा है जो इंडिया गठबंधन के साथ ठोस रूप से है। यह भी सबको पता है कि 17-18% वोट ऐसा है जो कि यूपी और बिहार में पूरी तरह से एनडीए अलायंस के साथ है, बीजेपी के साथ है। बाकी वोट फ्लोटिंग है, जिसमें कुछ अखिलेश यादव जी के साथ है, कुछ बहन जी के साथ है, और बाकी जो ओबीसी का और अति पिछड़ों का वोट है वो फ्लोटिंग है, इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, जिधर वो जाता है उधर लोग सीट जीत जाते हैं, लेकिन बाकी जो वोट हैं वो करीब करीब कांस्टेंट है। अब ये जो लिस्ट मैंने आपके साथ पढ़ी, इस लिस्ट से ध्यान से देखिएगा कि जितनी भी ऐसी सीटें हैं जिसमें संघर्ष तेज होने वाला है, वहां पे बहन जी ने ऐसे कैंडिडेट खड़े किए हैं जो कि समाजवादी पार्टी का वोट ना काटें बल्कि बीजेपी का वोट काटें, क्योंकि बहुत बड़ी मार्जिन होने वाली नहीं है, क्योंकि एक वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ, इंडिया अलायंस की तरफ पूरी तरह से है, और एक वोट जो है वो पूरी तरह से एनडीए की तरफ है। बाकी फ्लोटिंग वोट्स का कैलकुलेशन है। यहां पे जो नाम आपके सामने पढ़े उससे स्पष्ट होता है बहन जी के टिकट डिक्लेरेशन का मतलब एनडीए को चोट पहुंचाना और इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाना है। हाँ, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स भी बहन जी ने दिए हैं। इसका मतलब यह है कि इंडिया अलायंस और बहन जी के बीच में कोई अनलिखित समझौता हो गया है, एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि जहां पे सपा का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, वहां बीएसपी ऐसे आदमी को टिकट दे जिससे कि बीजेपी के वोट कटें, और जहां बीएसपी का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वहां सपा और कांग्रेस वीक कैंडिडेट्स दें जिससे वोट काट के वो बीजेपी का वोट काटे। तो एक प्रकार की टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग जो विधानसभा चुनाव में ये इंडिकेटर दे रही थी कि बहन जी एनडीए का फायदा पहुंचाना चाहती हैं, इस बार लग रहा है कि बहन जी इंडिया अलायंस का फायदा पहुंचाना चाह रही हैं और इंडिया अलायंस का इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही हैं, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट कर रही हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपने देखा एआईएमआईएम के ओवैसी साहब ने इस बार डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं तेलंगाना के अंदर इंडिया अलायंस कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी युवा मुख्यमंत्री हैं, के अंदर तेलंगाना के अंदर उनका क्रेज है, जनता के बीच में घूमते हैं और जनता से संपर्क करते हैं और जनता के दुख दर्द को समझते हैं, आम आदमी के चीफ मिनिस्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं, उससे उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और तेलंगाना के अंदर वो ओवैसी साहब जिन्होंने उस समय कोशिश की थी कि कांग्रेस को हराएं और बीआरएस को जिताएं, और यहां तक कि अजहरुद्दीन के खिलाफ भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया था, जिससे वोटों का डिवीजन हुआ और बीजेपी जीत गई। लेकिन अब रेवंत रेड्डी आने के बाद और ये पता चलने के बाद कि साउथ के अंदर एक कंसोलिडेशन हो रहा है इंडिया अलायंस के फेवर में, क्योंकि साउथ के लोगों को लगता है कि नॉर्थ ब्लॉक और स्पेशली गुजरात पूरी तरह से साउथ इंडिया के रिसोर्सेज को कैपिटलाइज कर रहा है और उनकी जो आवश्यकताएं के पैसे वो नहीं दे रहा है। तो एक साउथ नॉर्थ एक फीलिंग वहां पे आ गई जो होनी नहीं चाहिए, मैं उसमें बिलीव नहीं करता, लेकिन आ गई है। तो इसकी मतलब यह है कि रेवंत रेड्डी और ओवैसी साहब के बीच में कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से ओवैसी साहब ने भी निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो कैंडिडेट नहीं खड़े करेंगे, केवल सिंबॉलिक फाइट देंगे जिससे वो न कटे और इंडिया अलायंस को नुकसान ना हो। इसका मतलब एक ओवैसी साहब ने भी अपने एक स्ट्रेटेजी डिक्लेयर कर दी है कि वो इंडिया अलायंस का फायदा करना चाहते हैं। पल्लवी पटेल ने जो सपा के टिकट पे जीती थी इलाहाबाद में सिराथू सीट से, और बहुत वोकल लीडर हैं, बहुत अच्छी लीडर हैं समाजवादी पार्टी में, मुझे लगता था उनका बड़ा उज्जवल भविष्य है, कई बार मैंने ऐसा कहा भी था
क्योंकि उनकी भाषा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बोलने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन बाद में उन्होंने निर्णय लिया नहीं कि वो समाजवादी पार्टी से अलग हो जाएंगी, और उसके बाद उन्होंने ओवैसी साहब से समझौता करके एक तीसरा गुट बनाने का प्रयास किया। लेकिन ओवैसी साहब ने निर्णय लिया कि नहीं, हम कोई गुट वुट नहीं बनाएंगे, हम थर्ड फोर्स नहीं बनेंगे, हम इंडिया गठबंधन के वोटों को नहीं काटेंगे। अब जो पल्लवी पटेल हैं वो एक प्रकार से अकेली पड़ गई, उनकी वही स्थिति हो गई जो कि बहन जी ने पिछली बार थर्ड फोर्स बनने की कोशिश की थी, और उनकी तो अपना उज्जवल भविष्य जो है मेरे हिसाब से एज ए प्रोफेसर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मुझे लगता है कि पल्लवी पटेल ने जो उनका बड़ा उज्जवल भविष्य था उसको धूमिल कर लिया। और इंडिकेटर्स देखिए, जो बात हम कर रहे थे कि जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा वैसे वैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो असंतोष है वो भड़केगा, और वो अपने नॉमिनेटेड और पैराशूटेड जो उम्मीदवार हैं उनका विरोध करेंगे। क्योंकि आपने देखा पिछले 6 महीने में क्या हुआ कि कांग्रेस के लोगों को लाए, उसे राज्यसभा टिकट दे दिया, उसको टिकट दे दिया। मतलब जहां भी जाइए आप, हरियाणा में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए, जितेंद्र प्रसाद लीजिए, अशोक वो लीजिए, क्या तंवर लीजिए, आप राव इंद्रजीत सिंह लीजिए, मतलब जहां आप देखते हैं तो आपको लगता है तो सारे कांग्रेसी भरे हुए हैं। महाराष्ट्र में देख लीजिए, किसी भी स्टेट में देखिए तो सारे अपोजिशन के लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, और बीजेपी की दरी बिछाने वाले इलेक्शन लड़ने का उन्हें चांस नहीं मिल रहा, उसका संतोष उभरेगा। अब वो संतोष की स्थिति को देखिए, बरेली में संतोष गंगवार से ज्यादा पॉपुलर लीडर कोई नहीं था, और संतोष गंगवार के सामने एक बार आर्यन साहब इलेक्शन जीते थे, लेकिन अदरवाइज 8-9 बार वो पार्लियामेंट का इलेक्शन जीते, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया, एक और गंगवार साहब को टिकट दे दिया गया। अब गंगवार साहब जब फील्ड में कन्वेंसिंग करने निकले तो देखा तो हाथ बाएं तो कोई है ही नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है। अब बिना कार्यकर्ता और पदाधिकारी के लिए एक अकेला कैंडिडेट, अगर वो पैराशूटेड कैंडिडेट है और ऐसे कैंडिडेट को टिकट काट के दिया गया है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर था, तो उनका मन डोल रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने टिकट ले क्यों लिया है जब हारना ही है, और इतना ज्यादा मेरे को समर्थन अपनी ही पार्टी से नहीं मिल रहा। बाकी अपोजिशन का तो सामना तो तब करूंगा जब अपने कार्यकर्ता। तो एक तरह से उन्होंने भी मन बना लिया है कि अब उन्हें जीतने की संभावना नहीं है, इसलिए वो इलेक्शन लड़ने से इनकार कर सकते हैं। बाकी जगह तो आपने देखा था ऐसा हुआ। मेरठ के अंदर और सुखद घटना हुई। अब मेरठ के अंदर आप देखिए, कॉम्बिनेशन देखिए मेरठ की, अगर आपको वहां की जातीय समीकरण पता है, मुसलमान बहुत ज्यादा हैं, जाट बहुत ज्यादा हैं, गुर्जर बहुत ज्यादा हैं, त्यागी बहुत ज्यादा हैं, राजपूत बहुत ज्यादा हैं, ये मुख्य हैं। तो अरुण गोविल साहब को टिकट दिया बीजेपी ने, तो एक प्रकार से वैश्य समाज को दिया। तो ये था कि अगर सपा कोई मुसलमान कैंडिडेट खड़ा कर देगी तो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो जाएगा। तो समाजवादी पार्टी ने अभी जो उनको टिकट दिया अतुल प्रधान जी को, जो सिटिंग विधायक हैं और बहुत पुराने बीजेपी के बड़े बड़े नेता संगीत सोम साहब को उन्होंने इलेक्शन रिसेंटली हराया है, उनको टिकट दिया। लेकिन अब विचार हो रहा है पुरानी मेयर जो है उनको टिकट दिया जा रहा है। ये अब क्लियर हो जाएगा कि दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और बहन जी ने एक त्यागी समाज के आदमी को टिकट दिया है, क्योंकि ये पता है कि आज के तारीख में त्यागी समाज बीजेपी से बहुत ज्यादा नाराज है। अगर बीजेपी के वोट बैंक में से त्यागी इनको वोट न दें और वो जाके बसपा को वोट दे दें, और बसपा का दलित वोट भी उनको दे दें, और मुसलमान जाट और गुर्जर जो हैं वो सपा को वोट दे दें, तो बीजेपी का वोट कौन सा बकेगा? क्योंकि बीजेपी का जो वोट है, जाट बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि जिस प्रकार जयंत चौधरी ने पलटी मारी है चवन्नी कह के, और बाद में वो सिद्ध किया कि वैसा ही जैनों ने कहा था कि मैं नहीं हूं, वैसा ही हो गए वो। तो अब जाटों ने भी साथ छोड़ दिया। अगर गुर्जर या जाट कैंडिडेट, मान लीजिए कैंडिडेट चेंज होता है कि नहीं होता वो तो पता चलेगा। तो पूरा जातीय समीकरण जो है बहन जी ने अपनी टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक मूव से पूरी तरह से बदल दिया। और वहां अरुण गोयल साहब की स्थिति आप देखिए, कार्यकर्ता जो है वो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपने देखा होगा, वीडियो देखे होंगे, यूट्यूब देखे होंगे। गोयल साहब अपनी बड़ी कार में एसी चला के बैठे हुए हैं, उनके कार्यकर्ता उनसे निवेदन कर रहे हैं कि साहब सभा स्थल पे आ जाइए, और बड़े बड़े पदाधिकारी और नेता वहां बैठे हैं, आप कैंडिडेट हैं, आपका आना बहुत आवश्यक है। गोयल साहब नहीं, दरवाजा वो शीशा खोलते हैं और उसके बाद बाहर निकलने से इनकार कर देते हैं, उन्हें एसी ज्यादा प्रिय है।
तो एक तो जातीय समीकरण उनके गड़बड़ हो रहे हैं और दूसरा उनका जो जनता से मिलने में उनको कष्ट होता है, वो भी बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि जो नेता गर्मी में नहीं निकल पा रहा है, कल कोई भगवान न करे दुर्घटना हो जाए, कोई हादसा हो जाए और उसके बाद आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इतने, आपने याद होगा कि इंदिरा गांधी जब बेलछी गई थी, जब वो अपोजिशन में थी 77 और 80 के बीच में, और दलितों का नरसंहार हुआ था और जब वहां पानी बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था, कीचड़ थी, तो हाथी पे चढ़ के गई थी और उससे बाद उनका पूरा माहौल बन गया था। क्योंकि नेता लोग ऐसा चाहते हैं जो अपने हमारे सुख दुख में आए, हमारे साथ खड़ा हो। लेकिन जो टेम्परेचर, अभी तो बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ी है, बहुत ज्यादा लू भी नहीं चल रही है, ऐसी स्थिति में अगर आपका भावी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कार से, एसी कार से नहीं उतर पा रहा है तो कष्ट तो बहुत ज्यादा है। इसका माने अरुण गोयल साहब भी हिम्मत हार चुके हैं, उन्हें लगा है और समीकरण इतने बदल गए हैं। ये तो खैर पहले की घटना है, बीएसपी की लिस्ट तो कल शाम को आई है, उसे लगता है कि परिस्थिति और ज्यादा प्रतिकूल हो जाएगी। कंगना रनावत साहब की भी यही स्थिति है, उनको भी ये लग रहा था कि बिल्कुल जाएंगी तो उसके बाद माहौल बन जाएगा, जनता उनके साथ उमड़ेगी और लाखों की भीड़ निकलेगी। जैसे रोड शो वो राहुल गांधी की देखते हैं, जैसे वायनाड में राहुल गांधी गए तो लाखों लोग, सड़क अब देखिए चारों तरफ से लबालब भरी हुई है। लेकिन मंडी में जब कंगना रनावत को ये लग रहा है कि वहां के तो जमीनी नेता उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, और जमीनी नेताओं की इलेक्शन जो है वो लीडर नहीं लड़ता है, कैंडिडेट नहीं लड़ता है, जो इलेक्शन लड़ते हैं वो कार्यकर्ता लड़ते हैं। कार्यकर्ता संघर्ष करते हैं, लोगों से भिड़ते हैं, वाद विवाद करते हैं, खतरा मोल लेते हैं, क्योंकि अपने सिद्धांतों के प्रति उनका समर्पण उनके लिए, उनको जीतने और लड़ने के लिए प्रेरित करता है। अब वो कंगना जी के पास है नहीं, उनकी भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। चंडीगढ़ के अंदर भी बहुत ज्यादा स्थिति बीजेपी की ऐसी है, कैंडिडेट की क्या करें, कैसे कैंडिडेट को चुने। तो मुझे लगता है, अच्छा फिर एक और देखिए आप, संजय सिंह का जो कल रिलीज हुआ और उन्होंने पहला भाषण जो दिया वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, पूरे विश्व में वायरल हो रहा है, लाखों करोड़ों लोग उसको देख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि संजय सिंह के भाषण से ऐसा लग रहा है, और एक एक मुद्दे को जिस प्रकार से उन्होंने उठाया है, अब लोगों को महसूस होने लगा है तो वही समय है 1947 के पहले का, और मंगल पांडे का समय है, चंद्रशेखर आजाद का समय है, और ये भगत सिंह का समय है, अशफाकुल्लाह खां का समय है, जब ये ललकार सुनते थे लोग कि तानाशाही को हटाने के लिए, विदेशी शासन को हटाने के लिए। खैर आज विदेशी शासन नहीं है, देशी शासन है, लेकिन जिस प्रकार से परिदृश्य बदल रहा है उससे लोगों को लग रहा है कि तो क्रांतिकारी लोग हैं, ये राजनीतिज्ञ लोग नहीं है। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और तेजस्वी यादव और कांग्रेस गोटे फिट कर रही हैं, और जिस प्रकार से जो अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक है, आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है, वो मिडिल क्लास का भी है, पढ़े लिखों का भी है, गरीबों का भी है, और कांग्रेस का वोट बैंक, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक इतने बेहतर तरीके से काम कर रहा है। ये 7 सीटें जो पिछली 2 बार से बीजेपी जीत रही है दिल्ली की, शायद ही कोई सीट जीत पाए। ये तो पहली मीटिंग है और हजारों की भीड़ थी, आपने देखा होगा, अगर उस वीडियो को ना देखा हो तो देखिए। और संजय सिंह तो अब फ्री हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही उन्होंने कहा कि मुझे कोर्ट का आदेश है कि मैं अपने केस के बारे में नहीं बोलूंगा तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के केस के बारे में तो बोल सकता हूं, उसके बारे में बोलूंगा। वो गए अरविंद केजरीवाल के घर में, उनकी पत्नी के पैर उन्होंने छुए, अरविंद केजरीवाल की पत्नी की आंखों में आंसू आए, लोगों को करुणा का भाव दिखा, समर्पण का भाव दिखा, प्रेम का भाव दिखा। और भारत की जनता 2 प्रकार की है, पुराने समय से है, या तो वो बहुत ज्यादा भावुक है, जो 80% जनता है, और 20% जनता ऐसी है जो पाखंडी है। माफ कीजिएगा मैं पाखंडी कह रहा हूं, लेकिन है, वो बिकने वाली है, वो जयचंद और उस टाइप के लोगों की जनता है ऐसे लोग हर देश में होते हैं, हर समाज में होते हैं। तो वो जो देश के प्रति समर्पण और कर्तव्य भाव वाले मानने वाले लोग हैं, जो भावुक लोग हैं, वो संजय सिंह के कल के भाषण के बाद अब तो अगले 30 दिन वो भाषण देंगे। जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ जाएंगे। तो अगर ये लोग उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में घूमेंगे और अलग जगाएंगे, और ये निकल के आएगा कि साहब इनको बेवजह जेल के अंदर रखा, परेशान करने के लिए रखा, राजनीतिक कारणों से रखा, बिना मनी ट्रेल के रखा, तो सहानुभूति आप जानते हैं कैसी होगी, और देश का मानस कितना ज्यादा इमोशनल है ये भी आपको पता है। तो दिल्ली की सीटें, हरियाणा की सीटें, पंजाब की सीटें, राजस्थान की सीटें,
उत्तर मध्य प्रदेश की सीटों पे कितना ज्यादा असर पड़ेगा और ये जो गठबंधन काम करेगा। अच्छा, एक संजय निरुपम साहब बहुत अनबन बोल रहे थे महाराष्ट्र के अंदर, कांग्रेस ने पहली बार बहुत अच्छा काम किया कि उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। गौरव वल्लभ साहब जैसे लोग जो सोच रहे थे कि शायद राज्यसभा चला जाऊं, पढ़ा लिखा हूं, आईएम का पढ़ा हूं, मैं फलानी जगह पढ़ाता हूं, ठीक, और बड़े हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति तो देश में बहुत ज्यादा हैं। अब किस किस को आप राज्यसभा टिकट दे देंगे जब आपके पास राज्यसभा टिकट देंगे जब विधानसभा के आपके पास जीते हुए लोग नहीं, विधानसभा में जीतेंगे तभी तो राज्यसभा भेजेंगे, जो कि बीजेपी कर सकती है, लेकिन वो कर रही है कांग्रेसियों को राज्यसभा भेजने की, और कांग्रेस तब भेजेगी कांग्रेसियों को जब उनके पास विधानसभा में सीटें होंगी। तो गौरव वल्लभ साहब भी चले गए। एक वो बॉक्सर साहब हैं, कहने लगे रात में सोया था, ट्वीट करके कांग्रेस के फेवर में, सपना आया और सुबह में जो है बीजेपी में चला गया। तो ये एक अच्छा हो रहा है एक प्रकार से। कांग्रेस के साथ जो ऐसे लोग थे जो मन से कांग्रेसी नहीं थे, कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन जो समीकरण बहन जी ने बिछाया है और जो ओवैसी साहब ने इस बार बुद्धिमानी का परिचय दिया है, क्योंकि वो भी जानते हैं 2024 के बाद अगर उन्होंने इस समय गलत निर्णय लिया तो उसके बाद उनको भी झेलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बाकी सबका तो झेलना मुश्किल हो ही जाएगा। देश में लोकतंत्र आवश्यक है, देश में संविधान आवश्यक है, और उसको बचाने के लिए इंडिया को जिताना आवश्यक है, ये सबने समझ लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहन जी ने बिल्कुल प्रशंसनीय काम किया है, प्रणाम करने योग्य काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, और बहुत बहुत धन्यवाद ओवैसी साहब। इंडिया अलायंस पे आप नहीं आए क्योंकि आपके आने की वजह से इंडिया हार जाती, आप ये समझ गए, आपने इंडिपेंडेंट भी रहने का प्रयास किया और यहाँ पे बहुत ज्यादा कैंडिडेट खड़े कर कर इंडिया अलायंस को नुकसान न पहुंचाने का जो निर्णय लिया, उसके लिए आपने भी बहुत अच्छा निर्णय लिया। तो मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेटेजिकली इंडिया अलायंस वो सब कुछ कर रहा है जो उसको करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है टिप्पणी करके बताइएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।